एजुएंटेक सारथी चैनल पर आप सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का ये सेशन खास तौर पर हमारे एजुएंटेक सारथी कम्युनिटी के एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए है। जी हाँ, और आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की। और हिमालय के भूगोल को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ चीजें थोड़ी उलझी हुई लग सकती हैं। इतने सारे नाम, ऊंचाइयाँ, दर्रे। बिल्कुल। मुझे लगता है समझने का सबसे अच्छा तरीका है पहले फैक्ट्स को पकड़ना। कौन सी चोटी कहाँ है, कितनी ऊंची है, फिर कॉन्सेप्ट को समझना कि ये सब बना कैसे। सही बात है। एक बार ये कहानी दिमाग में बैठ गई तो नाम और लोकेशंस अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ा। एसएससी सीजीएल में सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल आते हैं, इसलिए फैक्ट्स और उनकी लोकेशन सबसे जरूरी हैं। तो कहानी से शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए इस विशाल पर्वत श्रृंखला के बनने की कहानी से ही शुरू करते हैं। आखिर जहां आज दुनिया की छत है, वहां पहले क्या था? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं कि हिमालय का जन्म हुआ कैसे। कल्पना कीजिए, आज जहां हिमालय खड़ा है, वहां करोड़ों साल पहले थेथिस नाम का एक विशाल उथला सागर लहराता था। थेथिस सागर? हाँ, इसके दक्षिण में थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और उत्तर में थी यूरेशियन प्लेट। ये दो विशाल भूभाग पृथ्वी की टेक्टोनिक गतियों के कारण एक दूसरे की तरफ करोड़ों सालों से खिसक रहे थे। मतलब दो महाद्वीपों के बीच एक ऐसी टक्कर जो सुपर स्लो मोशन में हो रही थी। एग्जैक्टली। ये सोचना ही कमाल है। तो जब ये दोनों प्लेट्स आखिरकार टकराईं, तो उस थेथिस सागर का क्या हुआ? वो सागर बीच में एक तरह से सैंडविच की तरह दब गया। अच्छा। टक्कर से थेथिस सागर बंद हो गया और उसके तल पर जो करोड़ों साल से नदियों द्वारा लाया गया मलबा यानी सेडिमेंट्स जमा हो रहे थे, वो दोनों तरफ से दबाव पड़ने पर मुड़ने लगे और ऊपर उठने लगे। जैसे हम गीले कपड़े को दोनों सिरों से दबाएं, हाँ, तो बीच से ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल वही, ठीक वैसे ही। इसी प्रक्रिया से दुनिया की सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला द यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालय का निर्माण हुआ। कमाल है। मतलब जिस जमीन पर आज हम खड़े हैं वो करोड़ों साल पहले गहरे समुद्र का तल था। जी। और क्योंकि ये सागर के मलबे से बने हैं, तो इनकी चट्टानें भी ज्यादातर सेडिमेंट्री यानी अवसादी ही होंगी। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। अच्छा, मतलब हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। हाँ, हर साल कुछ सेंटीमीटर। इसीलिए ये क्षेत्र भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील है। समझ गया। अब इस विशाल संरचना को समझने के लिए इसे एक 4 मंजिला इमारत की तरह देखते हैं। ये एनालॉजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत मददगार साबित होगी। हाँ, ये तरीका बेस्ट है। तो मान लीजिए सबसे ऊपर छत पर है ट्रांस हिमालय। ठीक है। उसके ठीक नीचे चौथी मंजिल है वृहद हिमालय, मतलब ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री, जिसे हम देवताओं का निवास भी मानते हैं। हाँ। फिर आती है तीसरी मंजिल लघु हिमालय या लेसर हिमालयस, हिमाचल, जहां हमारे सारे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं। सही। और सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर है शिवालिक, आउटर हिमालयस, सबसे नई और सबसे कम ऊंचाई वाली रेंज। एकदम सही। अब एक एक मंजिल को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले छत यानी ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ट्रांस यानी पार है, वृहद हिमालय के भी पार, उसके उत्तर में। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। और जहां तक मुझे याद है, एसएससी के लिए यहां सबसे जरूरी है इन रेंजेस का उत्तर से दक्षिण का क्रम। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये क्रम तो रट लेना चाहिए। सबसे उत्तर में काराकोरम रेंज, फिर दक्षिण में लद्दाख रेंज और उसके भी दक्षिण में ज़ांस्कर रेंज। काराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कर। काराकोरम रेंज एक तरह से भारत की छत है, जो हमें अफगानिस्तान और चीन से जोड़ती है। और यहीं पर है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। हाँ, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 के बाद लद्दाख रेंज, जिसके बारे में कहते हैं कि इसकी ढलान दुनिया में सबसे तेज है। सही। और फिर ज़ांस्कर रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कामेत है। लेकिन इन सूखी बर्फीली रेंजेस के बीच जीवन कैसे चलता है? मेरा मतलब है, नदियां कहां से बहती हैं? What's fascinating here is कि इन रेंजेस ने ही नदियों का रास्ता तय किया है। श्योक नदी, जो सिंधु की सहायक नदी है, वो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच की घाटी में बहती है। ओके। और खुद सिंधु नदी, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, वो लद्दाख और ज़ांस्कर रेंज के बीच से अपना रास्ता बनाती है। और ग्लेशियर? ट्रांस हिमालय तो एक तरह का बर्फीला रेगिस्तान है, तो यहाँ ग्लेशियर भी बहुत बड़े होंगे। हाँ, यहाँ
दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। सबसे प्रमुख है सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। बिल्कुल। 1984 में भारतीय सेना ने यहीं ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। इसके अलावा बाल्टोरो, हिस्पर और बियाफो जैसे विशाल ग्लेशियर भी इसी काराकोरम रेंज में है। चलिए अब छत से उतरकर इमारत की सबसे शानदार चौथी मंजिल पर चलते हैं। वृहद हिमालय या हिमाद्री, हिम का घर। ये हिमालय की रीढ़ है, सबसे ऊंची, सबसे भव्य और बिना टूटी हुई एक लगातार चलने वाली श्रृंखला। अच्छा। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। मतलब ज्यादातर चोटियां 6 किलोमीटर से भी ऊंची हैं। वाओ! इसका जो कोर है यानी अंदरूनी हिस्सा, वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है और इसकी फोल्डिंग असिमेट्रिकल है। मतलब तिब्बत की तरफ ढलान धीमी है और भारत की तरफ एकदम खड़ी। इसके दो छोर कौन से हैं? ये कहां से कहां तक एक दीवार की तरफ फैला है? पश्चिम में इसका सिरा है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। और पूरब में? और पूरब में इसका सिरा है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। ये दोनों चोटियां संतरियों की तरह इसके दोनों किनारों पर खड़ी हैं। एक मिनट, ये तो एक सीधी रेखा में पश्चिम से पूर्व तक फैला है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। तो क्या नामचा बरवा पर ये बस खत्म हो जाता है या कुछ और होता है? बहुत अच्छा सवाल। ये खत्म नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेता है। मोड़ लेता है? हाँ, नामचा बरवा के पास हिमालय एक हेयर पिन की तरह अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। भूवैज्ञानिक इसे सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। सिंटैक्सियल बेंड? बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार गाड़ी अचानक हैंड ब्रेक लगाकर घूम गई हो। यही वजह है कि तिब्बत से आ रहे ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से घूमकर भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, और दुनिया की छत यानी सबसे ऊंची चोटियां, वो सब इसी हिमाद्री में है? जी हाँ। सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। नेपाल में सागरमाथा। हाँ, और तिब्बत में चोमोलुंगमा। फिर आती है कंचनजंगा, 8586 मीटर, जो सिक्किम में है और अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा और कौन सी प्रमुख चोटियां हैं? एसएससी में अक्सर मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं। जरूर, ये नाम और उनकी लोकेशन याद रखनी जरूरी है। मकालू 8485 मीटर और धौलागिरी 8167 मीटर, ये दोनों नेपाल में है। मकालू और धौलागिरी नेपाल में। फिर भारत में नंदा देवी 7817 मीटर, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और बहुत पवित्र मानी जाती है। नंदा देवी। कामेत 7756 मीटर भी उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत 8126 मीटर तो हमने जिक्र किया ही। ये सब हिमाद्री का हिस्सा हैं। तो हिमाद्री की 6000 मीटर की बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर अब हम उस मंजिल पर आते हैं जहां इंसान बस सकते हैं, जहां हम छुट्टियां मनाने जाते हैं। तीसरी मंजिल, लघु हिमालय या हिमाचल। ये हिमाद्री के दक्षिण में और लगभग उसके समानांतर चलती है। इसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर के बीच है। ओके। इसकी सबसे खास बात है कि ये एक अकेली रेंज नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी रेंजेस का समूह है, जिनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। और ये नाम एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये पैटर्न याद है, हाँ जरूरी है। जम्मू और कश्मीर में इसे पीर पंजाल रेंज कहते हैं, जो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण रेंज है। और हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर रेंज कहते हैं, जिसकी गोद में धर्मशाला जैसा खूबसूरत शहर बसा है। उत्तराखंड में इसका नाम नागटिब्बा रेंज है। नागटिब्बा। और जब ये नेपाल में पहुंचती है तो इसे महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। और हमारे सभी पसंदीदा हिल स्टेशंस शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब इसी लघु हिमालय में बसे हैं। बिल्कुल। यहीं पर है खूबसूरत कश्मीर घाटी, जो ऊपर वृहद हिमालय और नीचे पीर पंजाल रेंज के बीच में एक कटोरे की तरह बसी है। बिल्कुल। अब आते हैं इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर, शिवालिक या बाह्य हिमालय। ये सबसे दक्षिणी और भूवैज्ञानिक रूप से हिमालय का सबसे बच्चा है, मतलब सबसे आखिर में बना। सही। इसकी औसत ऊंचाई भी सिर्फ 900 से 1200 मीटर है। बिल्कुल, यहाँ एक खास तरह की स्थलाकृति मिलती है। जब हिमालय से नदियां नीचे आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारा मलबा लाती हैं। ये मलबा लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों में जमा हो गया, जिससे वहां लंबी सपाट घाटियां बन गईं। पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं। अच्छा, दून।
जैसे देहरादून। हाँ, देहरादून जो भारत का सबसे बड़ा दून है। और पूरब में इन्हीं घाटियों का क्या नाम है? पूर्वी भारत में इन्हीं संरचनाओं को द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। ये चाय की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। द्वार चाय के लिए। और एक और फैक्ट, नेपाल में शिवालिक को चुरिया रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने हिमालय की इमारत को ऊपर से नीचे तक देख लिया। अब चलिए एक अलग सफर पर निकलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। हाँ, नदियों के आधार पर। बिल्कुल, जैसे कोई नदी हिमालय को काटते हुए बह रही हो। ये नजरिया कैसा है? ये नजरिया भी परीक्षा के लिए उतना ही जरूरी है। ये वर्गीकरण नदियों के आधार पर किया गया है। हमें बस पश्चिम से पूर्व की ओर 5 नदियों का क्रम याद रखना है: सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता और दिहांग। सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र। हाँ, तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच का 560 किलोमीटर का हिस्सा है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच का 320 किलोमीटर का हिस्सा कुमाऊं हिमालय है। कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर का सबसे लंबा हिस्सा नेपाल हिमालय कहलाता है। 800 किलोमीटर, सबसे लंबा। और आखिर में तीस्ता और दिहांग नदी के बीच 720 किलोमीटर का हिस्सा असम हिमालय है। इसका मतलब है कि अगर सवाल आए कि नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच है, तो जवाब होगा काली और तीस्ता। ये सीधा फैक्ट बेस्ड सवाल है। एग्जैक्टली। चलिए अब इन क्षेत्रों की कुछ और खासियतों पर गौर करते हैं। सबसे पहले कश्मीर हिमालय। कश्मीर की बात हो और केसर की ना हो, ये हो नहीं सकता। जाफरान। और केसर का सीधा संबंध है करेवा से। ये ग्लेशियर द्वारा लाई गई झील के जमाव से बनी खास तरह की मिट्टी है जो जाफरान की खेती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। करेवा सिर्फ कश्मीर घाटी में मिलता है। और यहाँ की झीलें भी बहुत प्रसिद्ध हैं, कुछ मीठे पानी की, कुछ खारे पानी की। हाँ, श्रीनगर में मीठे पानी की डल और वुलर झील है, तो वहीं लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में खारे पानी की पैंगोंग सो और सो मरारी झील भी हैं। अब थोड़ा और पूरब की ओर चलते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में, देवभूमि में। इस क्षेत्र में भोटिया जनजाति रहती है। ये खाना बदोश चरवाए हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं। सीजनल माइग्रेशन। हाँ, गर्मियों में ये अपने पशुओं को लेकर ऊंचाई पर स्थित मखमली घास के मैदानों में चले जाते हैं। इन खूबसूरत घास के मैदानों को उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। वाह, बुग्याल। तो चलिए राज्यवार देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। ओके। फिर पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, ये दोनों जम्मू को कश्मीर घाटी के श्रीनगर से जोड़ते हैं। प्रसिद्ध जवाहर टनल बनिहाल दर्रे में ही है। अच्छा। फिर है बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर को पीओके के गिलगिट से जोड़ता है। और जोजिला, ये बहुत स्ट्रेटेजिक है, श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। और एक नया कीर्तिमान भी है। हाँ, उमलिंगला, लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। अब आते हैं सेब के बागानों वाले राज्य हिमाचल प्रदेश पर। यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं। पहला शिपकीला, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। सतलुज का एंट्री पॉइंट। दूसरा रोहतांग दर्रा, ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। और विश्व प्रसिद्ध अटल टनल इसी दर्रे के नीचे बनी है, जिसने लाहौल को साल भर के लिए बाकी दुनिया से जोड़ दिया है। बिल्कुल। और तीसरा है बारालाचला, ये लाहौल को लेह से जोड़ता है। मनाली लेह हाईवे इसी से गुजरता है। अगला पड़ाव देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग भी हैं। माना दर्रा और नीति दर्रा। माना और नीति। और लिपु लेक, ये एक ट्राई जंक्शन है जहाँ उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं। अब चलते हैं छोटे से खूबसूरत राज्य सिक्किम में। सिक्किम में 2 ऐतिहासिक दर्रे हैं जो प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा थे, नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला। ये दोनों सिक्किम को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ते हैं। 1962 के बाद नाथुला बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोला गया। और आखिर में उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश। यहाँ कई दर्रे हैं जो हमें तिब्बत और म्यांमार से जोड़ते हैं। पहला है बोमडिला, ये अरुणाचल को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। बोमडिला। दूसरा है यांग्याप दर्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार। हाँ,
फिर है दिफू दर्रा, ये भारत, चीन और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है, एक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। और पांगसू दर्रा, जो अरुणाचल को म्यांमार से जोड़ता है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि एड्यूनटेक सारथी के हमारे दोस्तों के लिए ये एक कंप्लीट पैकेज है। हाँ। हर एक फैक्ट, हर एक लोकेशन, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने कहानी की तरह जोड़कर समझ लिया है। तो ये थी हिमालय की पूरी कहानी एसएससी सीजीएल के नजरिए से। हर एक डिटेल को हमने कवर किया है। बिल्कुल। छवि ऊंचे रखिए। मेहनत और सही मार्गदर्शन से आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। बिल्कुल। और आपकी इस सफलता की यात्रा में एड्यूनटेक सारथी हमेशा आपका सारथी बनकर साथ रहेगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। धीमे और विचारशील स्वर में हमने हिमालय के बनने की बात की, जो आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो रहा है। सोचिए, इस लगातार हो रहे बदलाव का हमारी नदियों के प्रवाह, हमारे मॉनसून के पैटर्न और पूरे उत्तर भारत के जीवन पर अगले 100 सालों में क्या असर पड़ सकता है। ये सोचने वाली बात है।